नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की प्रमुख खबरों की। और आज भी कई राजनीतिक धमाकेदार खबरें हमारे पास है और नौर, भादरा, राजगढ़, तारानगर चारों ही विधानसभाओं की आज हम बात करने वाले हैं। और विशेष तौर से भादरा का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो किस तरफ जा रहा है, कांग्रेस की टिकट के लिए माथापच्ची कम क्यों नहीं हो रही है, और मुख्य टक्कर भादरा में आखिर किसकी है, कौन पिछड़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा पिछड़ता जा रहा है, इसकी विस्तार से बात करेंगे। और नेताओं के ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ सभाओं की भी हम बात करने वाले हैं। और आखिर कुल कितने उम्मीदवार है जो वर्तमान में जबरदस्त ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, और बैलेट पेपर में अब तक कितने नाम आ चुके हैं, पार्टियां कौन कौन सी पार्टियां जो है वो टिकटें फाइनल कर चुकी है, और भादरा में किस किस पार्टी की टिकट आ चुकी है, और राजस्थान में भी किस किस पार्टी ने अभी अपनी टिकटों की घोषणा की है। ये सारी जानकारी हम इस बुलेटिन में आपको देंगे। इस बुलेटिन को आप नौर, भादरा, राजगढ़, तारानगर का बुलेटिन भी नहीं मान सकते। पूरे राजस्थान की धमाकेदार खबरें हम आपको इस बुलेटिन में जरूर दिखाते हैं, अवश्य दिखाते हैं। और भादरा क्षेत्र की विस्तार से खबर, गांव तक की खबर, और कौन कौन से यहां नए फैक्टर आ रहे हैं, कौन किसको किस मुद्दों पर मार दे रहा है, और किसका भाषण आज मुख्य केंद्र बिंदु रहा, इन सारे राजनीतिक समाचारों पर, घटनाक्रमों पर हमारी और हमारी टीम की पूरी नजरें हैं। हमारी टीम लग चुकी है गांव का दौरा करने। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, गांव का हमने लगभग 7-8 गांव का अब तक दौरा कर चुके हैं, और गांव में जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही है वो बहुत ही अलग टाइप का जो भादरा की राजनीति है उसी के अनुरूप हमें संकेत मिल रहे हैं। और मतदाता, हमने कल भी आपको बताया था, वो भी हमने इसलिए बताया था क्योंकि हमने जो विधानसभाओं में स्थिति देखी है और लोगों की चुप्पी देखी है, उस चुप्पी के पीछे क्या है, आखिर ये चुप्पी मतदाताओं की इस कदर क्यों है। सिर्फ और सिर्फ कट्टर समर्थक ही नेताओं के सामने आगे आ रहे हैं, और या वो लोग आगे आ रहे हैं जिनको लगता है कि ये विधायक बनने वाला है, इसलिए उनके साथ वो लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार उसको समर्थन देने का सिलसिला भी जारी है। तो आखिर होने क्या जा रहा है भादरा में? अभी तो लगभग बात करें तो 1 महीने से कम रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और 3 नवंबर को नामांकन दाखिल करने वालों की भी अब होड़ शुरू होने वाली है। 6 तारीख अंतिम है, और 3 तारीख को संजीव बेनीवाल भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, और राजेंद्र जलंधरा ने भी घोषणा कर दी है वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और नामांकन दाखिल करने के लिए क्या वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये भी बड़ी बात है। शक्ति प्रदर्शन एक दबाव डालने की और अपना एक चुनावी कैंपेन किस दिशा में जा रहा है उसका एक संदेश, एक मैसेज देने का बड़ा जरिया है भादरा क्षेत्र में, और सारी जगह ही है। शक्ति प्रदर्शन तो बहुत इफेक्टिव होता है दरअसल चुनावों के समय, और अब तक कोई बहुत बड़ी सभा ना संजीव बेनीवाल ने की है, ना बलवान पूनिया ने की है, ना बजरंग साल ने की है, ना राजेंद्र जलंधरा ने की है, ना रूपनाथ ने की है, और ना ही किसी आरएलपी या अन्य किसी निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा की गई है। तो बड़ी सभा क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके लिए वो क्या इंतजार कर रहे हैं, ये सारी खबरें हम इस बुलेटिन में आपको विस्तार से समीक्षा में और विश्लेषण करते हुए आपको बताते हैं। और हम जो खबर आपको बताते हैं वो पूरी विधानसभा का निचोड़ और पूरी विधानसभा का एक प्रकार से समुद्र मंथन में जो चीजें निकल कर आती है वो चीजें हम आपको दिखाते हैं, और प्रयास करते हैं निष्पक्षता के साथ हम ये खबर दिखाएं। और जिसका माहौल आगे है उसी का आगे दिखाएंगे, जिसका माहौल आगे नहीं है उसका कतई हम आगे नहीं दिखाने वाले हैं।
और ये हमारा बुलेटिन, आपको एक बड़ी खुशखबरी मैं बता दूं, ये 7 बजे का बुलेटिन जो है वो करीब करीब बहुत जल्दी हम 3 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं इस बुलेटिन के। 7 बजे का ये बुलेटिन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। आपका प्रेम, प्यार, स्नेह, दुलार इस बुलेटिन को मिलता जा रहा है। और यही खासियत है कि अभी आप इतनी बड़ी संख्या में इस बुलेटिन से लाइव जुड़ रहे हैं और इसको देख रहे हैं, और हम आपके विश्वास को कभी भी टूटने नहीं देंगे। निष्पक्षता, ईमानदारी की कसौटी पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको वही दिखाएंगे जो आप जानना चाहते हैं, और आप उस खबर के लिए आपके दिमाग में किंतु परंतु या कोई सवालिया निशान हो और कोई अफवाह की गिरफ्त में अगर आप आ रहे हैं या आ सकते हैं या संभावनाएं हैं, उसको हम दूर करेंगे। ये भी आपसे हम प्रॉमिस करते हैं। और इसीलिए हमने हमारी पूरी टीम को मुस्तैद कर दिया है। अब पल पल की नेताओं की खबरें हमें मिलने लगी हैं, और इसीलिए इस बुलेटिन में हम आपको पूरे विधानसभा की नहीं बल्कि राजगढ़, तारनगर और नौर तक की खबरें विस्तार से ही बताएंगे। और आज भी हम चारों विधानसभाओं में अब टक्कर किस ओर जा रही है उसका जिक्र भी करेंगे। सबसे पहले मैं खबरों की शुरुआत करता हूं। अब तक मैं आपको समाचारों के बारे में बता रहा था, अब मैं मुख्य खबर आपको जल्दी से बताऊं तो एक एसडीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई गई है। एक मामला आया है चक 10 बरानी का गंगा सिंहपुरा रोड का एक सरकारी भूमि पर अवैध कॉलोनी का। तो इस मामले में बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अब भी हम किसी नाम का खुलासा नहीं करेंगे। हमें इंतजार है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, क्या एक्शन रिएक्शन उसके ऊपर देखा जाएगा, उसका हमें इंतजार है। और ये काफी दिनों से चल रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण भी हो रखे हैं। तो हमारी नजरें लगातार इस प्रकरण पर भी रहेगी, और ऐसे कोई और प्रकरण आते हैं। आचार संहिता का समय है, और आचार संहिता का उल्लंघन, एक मामला आ रहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन संजीव बेनीवाल के किसी वक्ता ने एक सभा में किया है, कोई आरोप लग रहे हैं। उसके बारे में भी हम आपको पुख्ता जानकारी इकट्ठी करके जरूर बताएंगे। हम कोई खबर आपसे छुपाना नहीं चाहेंगे, लेकिन उस खबर की पुख्ता जानकारी आपको जानने का भी हक है, और पुख्ता जानकारी की पड़ताल हमें करने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। अगर हमने किसी खबर की पड़ताल नहीं की है तो उसको हम पूरे विश्वास के साथ आपको कैसे बता सकते हैं, क्योंकि अगर उसको हम आपको बताएंगे तो कोई ना कोई तथ्य हम अधूरे उसमें रख सकते हैं। ये संभावनाएं रहती है, और किसी एक का मामला होता है तो कम से कम दोनों पक्षों की बात सुने और उसके बाद में किसी चीज का निचोड़ निकले, इसीलिए हम किसी का नाम नहीं बता रहे। तो इस मामले पर हमारी नजरें हैं। और नौर की आज बड़ी घटना मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि नौर में अगर सीधी सीधी बात करें तो कांग्रेस भाजपा में सीधी टक्कर बताई जा रही है। दोनों को टिकटें मिल चुकी है। कांग्रेस की अमित चौटान को टिकट मिल चुकी है, भाजपा की अभिषेक कमटोरिया को टिकट मिल चुकी है। लेकिन आज जो बड़ा घटनाक्रम हुआ उसकी नींव 4-5 दिन पहले लिखी गई थी। और काशीराम गोदारा जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, और जजपा के साथ भी उनकी कुछ बातचीत हुई थी, और आज अपने निवास स्थान पर उन्होंने एक बड़ी सार्वजनिक सभा अर्थात महापंचायत रखी थी। उसको नाम महापंचायत का दिया गया था। उस समय मंथन हुआ, वक्ताओं ने अलग अलग संबोधन किए, और क्योंकि काशीराम गोदारा की स्वयं की इच्छा थी कि मैं चुनावी मैदान में कूद पड़ूं, पहली मीटिंग में भी ऐसे संकेत, ऐसे इशारे उन्होंने कर दिए थे कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, बस बाशर्त बड़ी संख्या में आप आकर हमें आशीर्वाद दे दीजिए। तो वो आशीर्वाद आज उनको संभवतः मिल गया। अच्छी खासी तादाद थी इस सभा में, और उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब वो जजपा से लड़ेंगे या निर्दलीय ताल ठोकेंगे, इसके ऊपर सबकी नजरें हैं, और हम भी आपको विस्तार से इसकी खबरें आगे देते रहेंगे। इसके अलावा बात करें आरएलपी की, आपने राजस्थान स्तर पर देखा होगा, आज प्रमुख खबर है राजस्थान की।
आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी के मुखिया, भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण, उनके दोनों के बीच में कमिटमेंट हुआ है, समझौता हुआ है और प्रेस वार्ताओं को भी उन्होंने संबोधित किया, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उनका गठबंधन बन चुका है राजस्थान में। तो अब मुकेश चोपड़ा को आजाद समाज पार्टी ने टिकट दे दी यहां, और आरएलपी की टिकट के लिए हनुमान बेनीवाल भी 25 अक्टूबर को आए थे, तो उन्होंने कार्तिक के डूडी का नाम ले लिया और कहा कि उनको आप आशीर्वाद दीजिए, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। तो अर्थात उनको टिकट तो मिल चुकी है जब पार्टी का सुप्रीमो आकर कहें। तो ऐसे में इन दोनों पार्टियों का समझौता होता है, तो क्या यहां भी अब मंथन होगा? कार्तिक के डूडी अभी दिल्ली में बैठे हैं और वो दिल्ली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब उनका मसौदा तैयार हो रहा है। कौन कौन सी टिकटों पर आरएलपी साइलेंट रहेगी और कौन कौन सी विधानसभाओं में जो है आजाद समाज पार्टी साइलेंट रहेगी। मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। और बादरा में क्या होगा? क्या मुकेश चोपड़ा ही उम्मीदवार रहेंगे या फिर उम्मीदवार होंगे कार्तिक के डूडी आरएलपी के? ये देखने वाली बात है। इसके अलावा बात करें तो रंजन मानस के विरुद्ध आक्रोश और विरोध भादरा कस्बे के व्यापारियों में बढ़ता जा रहा है। तो उस आक्रोश में क्या निकल कर आ रहा है? रंजन मानस जो 1000 लीटर अवैध डीजल नाम आया था, तब से वो फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अभी वो फरार है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, उनका नामजद है वो, और उनका नाम भी उसमें आया था। तो अब बाजार के व्यापारियों के मुंह से उनके विरुद्ध आक्रोश के स्वर, विरोध के स्वर उठ रहे हैं। बलवान पूनिया माकपा विधायक के वो बेहद खास नजर आ रहे थे और आ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल वो उनके बेहद खास थे। उनकी हर सभाओं में वो मुख्य रूप से उनके पास बैठा करते थे मंच के ऊपर, और बहुत बार तो उनका नाम ले लेकर संबोधित किया बलवान पूनिया ने। तो ऐसे में क्या बलवान पूनिया की कैंपेन पर भी बाजार में और शेष भादरा विधानसभा में असर पड़ेगा? क्योंकि अवैध डीजल का भंडारण इतना बड़ा तो राजस्थान में ही नहीं मिला कहीं। 83,000 लीटर फैक्ट्री का द्वार बंद करके अंदर बाकायदा पेट्रोल पंप भी स्थापित कर रखा था और बड़े बड़े 3 टैंकर मिले थे और उसमें सारी चीजें थी, लेकिन उसका पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ। उस मामले को हम ये भी नहीं कहते कि दबाया गया, उसकी तफ्तीश चल रही है बोल रहे हैं, लेकिन वो मामला दर्ज हुआ। आगे गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? आखिर कहाँ भूमिगत हो गए जो नामजद थे? क्या उनके बयान ले लिए पुलिस ने? कोई खुलासा उसमें नहीं हो रहा है। बल्कि अभी भी विधायक बलवान पूनिया का कुछ प्रभाव पुलिस थाना पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अधिकारी उनका प्रभाव नहीं मान रहे, लेकिन कुछ कांस्टेबल पुलिस कर्मचारी उनका प्रभाव अभी भी मान रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण कल देखा गया। कुछ पत्रकारों को थाने से फोन भी आई, उनको शाम को बुलाया जा रहा था, और उस मामले में जिस संभवतया बताया जा रहा था कि मीटिंग है, किसी पत्रकार के पास फोन नहीं आया। हमारे पास भी आया था और किसी पत्रकार के पास फोन नहीं आया, मात्र 3 से 4 पत्रकारों के पास फोन आए और मीटिंग बुलाई जा रही थी। बड़े बड़े अधिकारी इसमें आएंगे बताया जा रहा था। तो ये क्या है मामला? लेकिन जब हमने अपने स्तर पर पता किया तो अधिकारी किसी के दबाव में नहीं है, लेकिन कुछ कांस्टेबल अभी भी दबाव में है। तो क्या वो पिछलंगू बन चुके हैं? इसका भी हम आगे खुलासा करेंगे, इसकी भी हम पड़ताल कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या मामला है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, दादागिरी, तानाशाही, घमंड चरम पर चल रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है। हालांकि इमोशनल ड्रामे भी चल रहे हैं, बेचारा बनने की प्रयास और कोशिशें भी चल रही है, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको खुले मन से जनता के सामने आना होगा। अभी भी घमंड में, किस घमंड में आखिर है हमारे जनप्रतिनिधि? नेताओं को किस चीज का घमंड है?
वो किसी को धमकाने से, किसी के ऊपर इस प्रकार की बातें कहने से बाज नहीं आते। मैं बलवान पूनिया की बात कर रहा हूं। बलवान पूनिया, कल भी मैंने कहा था, फेफाड़ा में उनका एक बयान था 4-5 दिन पहले कि 3-4 पत्रकारों के कैमरे गायब हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे। अरे ये बहुत बड़ा बयान है। कैसे आप, किस घमंड में आप बयान दे रहे हो? कहां आप राज कर रहे हो? ये भारत है जनाब, यहां लोकतंत्र है। ये कोई इराक नहीं है, ये कोई मिस्र नहीं है, ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई फिलिस्तीन नहीं है जहां की 25-30 आतंकवादी, 25-30 हजार आतंकवादी हमास बनाकर गाजा को विश्व युद्ध की आग में झोंकने को तैयार कर देंगे। आपको सोचना होगा, आपको सोच समझ कर बोलना होगा। आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता में हम भी कोई ऐसा किसी के विरुद्ध कोई शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन इन नेताओं की इन मंशा के पीछे, इन ऐसे बयानों के पीछे आखिर है क्या? क्या धमकाने की प्रवृत्ति है? क्या लोकतंत्र पर आघात करना चाहते हैं वो? ये बहुत ही एक प्रकार से गलत प्रवृत्ति है। लेकिन आचार संहिता लगने के बाद में भी ये थम नहीं रहा है। गुरूर कम नहीं हो रहा। आखिर किस चीज का गुरूर है? अरे बहुत नेता है, बहुत विधायक हुए यहाँ से। 1952 से लेकर अब तक 16 विधायक हो चुके हैं, लेकिन कभी इसी तरह किसी पत्रकारों को धमकाया नहीं गया, डराया नहीं गया। पूर्व में भी आपने देखा होगा, कहाँ जयपुर तक FIR दर्ज की गई, मामला बाद में झूठा निकला। अगर सच्चा होता तो किसी की गिरफ्तारी होती, किसी पर कार्रवाई तो होती। अरे कानून के दायरे में तो सारे ही आते हैं। क्या पत्रकार, क्या नेता, बड़े बड़े नेताओं पर गाज गिर रही है। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है, ईडी की रेड पड़ी है, उनको जवाब देना पड़ेगा। वैभव गहलोत को भी सम्मन दिया गया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। तो मेरे कहने का मतलब है, आचार संहिता लग चुकी है, नेताओं को पहचाननी चाहिए और अपनी कैंपेन मतदाताओं के ऊपर ही केंद्रित करनी चाहिए। आप अपना काम कीजिए, पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी सीमाएं जानते हैं। आप अपनी सीमाएं जानिए, अपनी सीमाओं के बारे में ज्ञान कीजिए। आप दूसरे की सीमाओं में घुसपैठ आप मत कीजिए। तो कुल मिला के जिस प्रकार से रंजन मानस का मैं आपको बता रहा था, विरोध बाजार में मुखर हो रहा है, वो क्या रंग लाएगा और क्या व्यापार मंडल अभी निकट भविष्य में कोई दूसरा व्यापार मंडल अध्यक्ष बना सकते हैं? क्योंकि रंजन मानस व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और व्यापारियों में असंतोष है। तो देखा जाएगा, आगे जो भी समाचार होगा हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारी नजरें इस प्रकरण पर भी बनी हुई है। तारानगर की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ टिकट लेने के बाद में पहली बार आए और जगह जगह उनका स्वागत सत्कार हुआ। यहां नरेंद्र बुडानिया को भी कांग्रेस की टिकट मिल चुकी है और यहां मुख्य मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस ही है। तीसरा कोई दूर दूर तक यहां नजर नहीं आता। हाँ, चुनावी कैंपेन चलेगी तो तीसरा कौन आगे बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। निर्मल प्रजापति वहां कॉमरेड नेता है, वो भी अच्छा खासा वजूद रखते हैं, जैसे नौर में मंगेश चौधरी रखते हैं। तो काशीराम गोदारा और मंगेश चौधरी में से कौन नंबर 3 पर होगा, इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो तारानगर में विधानसभा में प्रमुख टक्कर जो है, मैं आपको अभी बताऊं तो राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस की है। विस्तार से हम इन उम्मीदवारों के बारे में आगे आपको बताएंगे, जो चारों विधानसभाओं की टक्कर हम आपको बताएंगे तब। अब हम बात करेंगे बूथों की, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, चुनावी तैयारियां जोर शोर से और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रशासन द्वारा ताबड़तोड़ चल रही है। और ऐसे में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कितना इंपॉर्टेंट है, ये भादरा के संदर्भ में तो बहुत खास मायने रखता है। आपने देखा होगा, एक चर्चाएं चल रही है और पूरे जिले की अगर मैं रिपोर्ट आपको बताऊं तो पूरे हनुमानगढ़ जिले में 112 बूथ ऐसे हैं जहां गत वर्ष, अगर गत विधानसभा की बात करें तो 75% से कम वोटिंग हुई है। उनमें 112 बूथ चिन्हित किए गए हैं और आपको ताज्जुब होगा, सबसे ज्यादा तो भादरा विधानसभा में है। 48 बूथ ऐसे हैं
जहां 75% से कम वोटिंग हुई है। आखिर ऐसी उदासीनता भादरा में? इतना जागरूकता वाला क्षेत्र, इतना नेताओं का एक प्रकार से गढ़ माना जाता है, गली गली में, गांव गांव में यहाँ नेता पनपते हैं, लेकिन वो मतदाताओं को जागरूक नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा बूथ अगर कम वोटरों वाले हैं तो वो भादरा में है। ऐसा क्यों है? क्या यहाँ विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है? वैसे हनुमानगढ़ में भी 48 बूथ है, भादरा में भी 48 है, लेकिन नौर में मात्र महज 17 है, पीलीबंगा में मात्र 7 है, संगरिया में मात्र 2 है। जिले की स्थिति देखिए आप, कितने जागरूक वो मतदाता है वहां के, और भादरा में कितने उदासीन। इनमें सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं तो व्यापारियों का नाम आता है। व्यापारी वर्ग बहुत कम संख्या में वोटिंग करते हैं, आलस कर जाते हैं। दुकानों पर अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो वो दुकान बंद करके इस राष्ट्रीय पर्व में भाग नहीं लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये जज्बा, ये जुनून कैसे आएगा? इसके लिए हमें ध्यान देना है, और इसके लिए हमें इस बार जागरूकता रखनी है। और सबसे बड़ी एक रीजन और भी है इसका, बूथ जो है उससे, उस बूथ से जुड़े हुए मतदाताओं की दूरी और वहां तक का साधन का अभाव, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। कई डाणियां हैं, कई बूथ ऐसे हैं जो शहर में है लेकिन डाणियों में वोट है, वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का सफर है। उन लोगों का भादरा में वोट है, उस आना नहीं चाहते, वो आलस कर जाते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन सरकार इस बार व्यवस्थाएं कर रही है। बीएलओ घर घर फोन कर रहे हैं। नए जो वोटर बने हैं अभी, जो नया पहला अपना वोट डालेंगे, वो चाहे युवतियां हो, लड़कियां हो या लड़के हो, पहला जो अपना वोट डालेंगे बड़े एक्साइटेड होते हैं। वो किसको डाले और वो किस विचारधारा से प्रेरित होकर डाले, उनसे हम भी निवेदन करते हैं। आप कई चीजें देखिए, आप अपना पहला वोट डालने जा रहे हैं, आप उसके लिए क्या चीज देख सकते हैं, क्या दिमाग में अपने जहन में रख सकते हैं? सबसे पहली बात तो आप अपने जहन में ये रख सकते हैं कि हमें सबसे अच्छा विधायक कौन सा है, किसका सबसे बढ़िया व्यवहार है, बोली चाली है, पढ़ा लिखा है, जागरूक है, विकास कर सकता है, हमारे इलाके की आवाज विधानसभा में बुलंद कर सकता है और उस पर अमल करवा सकता है। और हम जो विधायक चुनने जा रहे हैं वो काम कैसे करवाएगा? क्या वो जिस पार्टी से या जिस चीज से संबंधित है उसकी सरकार हमारे राज्य में, राजस्थान में बनने जा रही है या नहीं बनने जा रही? सेंटर में किसकी सरकार है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि क्योंकि सेंटर में तो भाजपा की सरकार है और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि इससे हम किसी पार्टी की ओर इंडिकेशन कर रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल कतई नहीं कर रहे। नए वोटरों को ये जानने का हक है और ये विचार करने का हक है कि हमें अपना वोट उचित व्यक्ति को देना है, जिसका व्यवहार बढ़िया है, जिसको जो मिलनसार है, जो कर्मठ है, ईमानदार है, मेहनती है, जो हमारे क्षेत्र में विकास कर सकता है, जो पढ़ा लिखा है और जो महिलाओं की कदर करने वाला है, जो शालीन बोलता है, सभ्य बोलता है। हम उनको अपने घर पर बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या हम उनके पास जाएं तो वो हमें शालीनता के साथ जवाब दे, वो हमें आवश्यकता पड़ने पर फोन का जवाब दे, हमारा फोन उठाए। तो ये चीजें आप चुन सकते हैं इन चीजों में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मतदाता जागरूकता बहुत जरूरी है। इसके लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए। जो कभी वोट नहीं डालते हैं, हमारे आसपास ऐसा कोई है तो उसको मोटिवेशन आप कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए कि जाओ, आप वोट डालना जरूरी है, आपका एक वोट बहुत कीमती है। आपने सुना होगा, इस प्रकार की कहावतें भी है। सीपी जोशी से पूछिए एक वोट की कीमत। पहले के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। और ऐसा आपके जहन में भी होना चाहिए और आपके लिए यह अभियान जरूरी भी है। आप भी एक जागरूक इंसान भी है, एक जागरूक नागरिक है आप। तो कुल मिला के
इसके लिए तो इतना ही जागरूकता, क्योंकि हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, 75% से वोटिंग, सबसे कम सबसे ज़्यादा जो बूथ है वो हमारे क्षेत्र के है। तो डानियों से दूरी है, उनका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है और प्रशासन इसके लिए लगा ही है। तो कुल मिला के अब हम बात करें अन्य मुद्दों की, तो हम बात करेंगे सुखदेव सिंह शेखावत। अचानक पहले तो लगे थे कांग्रेस की टिकट की सूची में कि कांग्रेस की टिकट सुखदेव सिंह शेखावत को मिल सकती है। दो बड़े गैर जाट चेहरे भादरा में उभर कर सामने आए हैं, राजेंद्र जलंधरा और सुखदेव सिंह शेखावत, और दोनों ही कांग्रेस की टिकट लाइन में है और कांग्रेस की टिकट अभी किसी को मिली नहीं है। लेकिन अभी चर्चा निकल कर आई, वो भी पुख्ता करके हम आपको बताएंगे। वो भी चर्चा निकल कर आ रही है कि बसपा की टिकट ला सकते हैं सुखदेव सिंह शेखावत। हालांकि हमने बात करने का प्रयास किया, उनसे बात हो नहीं पाई, लेकिन हमारी बात होगी तो ये चीज भी हम पुख्ता आपको बताएंगे। और 29 तारीख को, क्योंकि पहले मैं 28 बता रहा था आपको, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है कल 28 को कांग्रेस की, और कांग्रेस की सूची और भादरा का नाम 28 तक मैंने कहा था कि आपको डील लगभग फाइनल होगा, लेकिन अब वो 29 पर चला गया है। तो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद किसी भी क्षण या 29 को हमारे भादरा का भी भाग्य का फैसला हो सकता है। और कल जब हमने आपको बताया था, जब 7 बजे का बुलेटिन आप देखते हैं, 20-22 नाम की सूची आने वाली है, और वो सूची वो होगी सिंगल नाम है, उनके ऊपर कोई विरोध नहीं है किसी का भी। तो वो सूची आने वाली है, हमने आपको बताया था, और वो सूची आई बुलेटिन के जस्ट बाद में। हमने भी देखा वो सूची आई, 19 नाम की आई थी, छोटी सूची, हमने बताया था, आपको याद होगा। तो पुख्ता खबर थी हमारे पास, लेकिन ये 3-4 नाम फिर कैसे कम हो गए? कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है? सूची फाइनल होती है इतने नाम की, लेकिन जब वो डिक्लेयर होती है तो उसमें फिर कुछ कम हो जाते हैं, नाम जुड़ते नहीं है, कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो प्रदेश नेतृत्व है वो भी काफी सक्रिय, और उसमें भी गुटबंदी दिखाई दे रही है। और आला जो नेतृत्व है कांग्रेस का, दिल्ली का, केंद्र का, वो अपने हिसाब से काम करता है, तालमेल नहीं है दोनों में, ये हम मानकर चल सकते हैं। और यही रीजन है कि भाजपा से पिछड़ चुकी है कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस की 3 सूचियां आ चुकी है, 33 नाम, 43 नाम और 19 नाम, और भाजपा की 2 ही आई है, 41 और 83 नाम। तो कांग्रेस के ऊपर हमारी नजरें बनी रहेगी कल, और 29 को देखते हैं ये सूची आती है या भादरा का क्या होगा। लेकिन ज्ञान सिंह चौधरी जो बड़ा नाम है, कांग्रेस की टिकट का इंतजार कर रहे हैं, वो कुछ बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं कल, और कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो वो भी हम आपको कल बताएंगे, उनसे रूबरू होकर उनसे सवाल भी जानेंगे। अब मैं आपको एक बड़ी खबर बताऊं तो पार्टियों की सूचियां बता देता हूं मैं जल्दी से, फिर मैं आऊंगा हमारी लोकल की कवरेज पर। पार्टियों की सूचियां, भाजपा ने 41 और 83 नाम की सूची जारी की है, कांग्रेस ने 33, 43 और 19 नामों की 3 सूचियां जारी की है, बसपा ने 3 सूचियां जारी की है, 10, 10 और 4 नामों की, 24 प्रत्याशी अब तक डिक्लेयर किए हैं। भाजपा, भादरा का नाम नहीं अभी। माकपा ने 15 नाम की सूची जारी की है, जजपा ने 6 नाम की सूची जारी की है अभी, और आम आदमी पार्टी ने 23 नाम की सूची जारी की है, और भादरा का नाम महंत रूपनाथ के रूप में आ चुका है। तो रूपनाथ भी अब फिक्स हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी की 7 उम्मीदवारों की पहली सूची आई, दूसरी आई 6 उम्मीदवारों की, तो 2 सूचियां आजाद समाज पार्टी की आ चुकी है। बीएपी ये भी 200 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रही है। भारत आदिवासी पार्टी, ऐसी बहुत सी पार्टियां आएंगी, ऐसे कैंडिडेट आप यहां भी देखेंगे, 200 की 200 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे। तो इनकी भी 10 नामों की पहली सूची आ चुकी है। क्या सोचकर छोटी छोटी सूचियां दे रहे हैं? जितनी बड़ी पार्टी है वो उतनी बड़ी सूची दे रही है। बीजेपी 83 नामों की सूची दे रही है, विधानसभा की टिकटें 200 फिक्स है, लेकिन 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, छोटी पार्टियां हैं, लेकिन वो खास क्या देखती है पता है आपको?
वो देखती है कि बड़ी पार्टियां टिकट दे दे और उनके बागी जो है वो खुलकर मैदान में आ जाए और हमारी पार्टियों का दामन थाम ले, ताकि हमें उनके नाम का, उन बड़े चेहरों का हमारी पार्टी को कुछ फायदा मिल जाए और हमारी पार्टी उनके पीछे पीछे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर ले, कुछ वोट दर्ज करवा ले वहां से। तो ये मनसा छोटी पार्टियों की रहती है। आम आदमी पार्टी भी यही देख रही है और अब तक 23 नामों की सूची जारी की है, जिस पार्टी ने कहा था कि सबसे पहले वो सूची जारी करेगी, लेकिन वो सबसे लेट चल रही है। आरएलपी 9 नामों की सूची जारी हो चुकी है, आरएलपी की भी, लेकिन ये सूची फर्जी बताई जा रही है। इसके ऊपर जो आरएलपी के प्रमुख है या आधिकारिक प्रवक्ता है वो इसके ऊपर मोहर नहीं लगा रहे हैं कि ये सूची फर्जी है जो व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर घूम रही है। तो हम भी क्यों आपको नाम बताएं जब ये सूची फर्जी है। तो आरएलपी की सूची का भी इंतजार है और जजपा का और ये माफ कीजिएगा समता समाज पार्टी का और आरएलपी का गठजोड़ हुआ है, उसकी क्या निकल कर आती है बातें, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जमकर चुनाव प्रचार चल रहा है किन किन नेताओं का और कैसा चल रहा है, उसके बाद में हम मुख्य मुकाबले की बात करेंगे। तो बजरंग सारण से शुरुआत करते हैं। आज बजरंग सारण की भी कुछ सभाएं हुई और कल बजरंग सारण की सभाएं राखी, रामसरा, मुंदड़िया, छोटा मेलिया, बोजला में होगी। ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं सारे नेताओं के। नुक्कड़ सभाओं में भादरा में चुनाव करीब 1 महीने के समथिंग का समय बाकी है। राजेंद्र जलंधरा की बात करें, निर्दलीय ताल ठोकने की भी बात करते हैं और कांग्रेस की टिकट लाइन में भी लगे हैं। ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चला रखा है उन्होंने भी। और आज की बात करें तो भिरानी, चनान, मोमनवास, मोटसरा, भांगुआ में उनकी नुक्कड़ सभाएं हुई। तो देखिए आप, करीब करीब आधा दर्जन गांव में ये नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं नेता रोज। और उन नुक्कड़ सभाओं में जो है 150, 150 इतने ही आदमी आते हैं नुक्कड़ सभाओं में नेता की। हाँ, बड़े नेता है तो उनकी सभाएं कुछ बड़ी होती है, लेकिन यहां हम मुख्य मुकाबले की भी बात करेंगे, बताएंगे। प्रमुख उम्मीदवारों के अलावा रूपनाथ, बजरंग सारण, राजेंद्र जलंधरा, इनमें से भारी कौन है, इनमें से तीसरा मोर्चा कौन बनने वाला है, किसकी कैंपेन आगे चल रही है, किसकी पीछे चल रही है और कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, क्या इनमें से भी कोई नंबर 1, 2 पर भी जा सकता है क्या, सारी संभावनाएं आपको हम 7 बजे के इस बुलेटिन में बताते रहेंगे और आप देखते रहिएगा 7 बजे का बुलेटिन। और सबसे मैं बीच में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस 7 बजे के बुलेटिन को हमारे साथी ज्यादा से ज्यादा अपनी फेसबुक वाल पर शेयर जरूर करें। ये आप प्रेम, प्यार, स्नेह, दुलार हमें जरूर दें। इसके ऊपर अगर आप समझते हैं मेरा हक है तो प्लीज आप इसको, बुलेटिन को शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फेसबुक वाल से। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें भी पहुंचने की आवश्यकता है और हम हमारे सभी विधानसभा क्षेत्र के और आसपास के विधानसभाओं के लोगों को जानने का भी समाचार बारीकी से पूरा हक है। निष्पक्षता के साथ अफवाहों को हम विराम देंगे और उन वायरल वीडियो को, जो अफवाहें हैं, उनका वायरल टेस्ट भी करेंगे और उनके बारे में सच्चाई भी आपको बताएंगे कि इसकी सच्चाई आखिर क्या है। तो कुल मिला के हम बात कर रहे थे, ये योगदान आप जरूर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप पर और आपके इस प्रेम, प्यार, स्नेह, दुलार पर, जो कि आप हमें सदैव लुटाते हैं 7 बजे के बुलेटिन के माध्यम से। और हमारी त्रुटियां, हमारी कमियां जरूर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम उनको दूर करने का हमारा इरादा है, हम जरूर उनको दूर करना चाहते हैं, तो वो आप हमें जरूर बेझिझक आप बताइएगा। और किसी का मैं छोटा भाई, किसी का भतीजा, किसी का लाडला या किसी का बड़ा भाई भी हो सकता हूं। और माताएं, बहनें भी बड़ी संख्या में हमारा 7 बजे का बुलेटिन देखती हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी बेधड़क, ये पूरा बुलेटिन है हमारे क्षेत्र का, आप अपनी फेसबुक वाल से इसको शेयर कर सकते हैं। ये स्नेह आप हमें
अपना ज़रूर प्रदान कर सकते हैं और हमें इसका इंतज़ार भी है। तो कुल मिला के बात करेंगे राजेंद्र जलेंद्रा के बाद अब संजीव बेनीवाल की। संजीव बेनीवाल का भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चल रहा है दोस्तों, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान, और उनकी सभाओं में भीड़ भी अच्छी खासी आ रही है। बलवान पूनिया की सभाओं में भीड़ अच्छी खासी आ रही है, सभी की सभाओं में भीड़ आती है, लेकिन किसी के कम किसी के ज़्यादा, इसके बारे में बताएंगे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। हम किसी एक के बारे में स्पष्ट इंडिकेशन आपको नहीं दे सकते, तो हमें सभी को बराबर रखना है, लेकिन फैक्टर जरूर बताएंगे। इससे आप अंदाजा आराम के साथ लगा सकते हैं कौन यहाँ से जीत रहा है, कौन हारेगा, कौन कहाँ है, किसका चुनावी अभियान कहाँ चल रहा है, ये आपको जानने का हक है। इसकी पूरी संपूर्ण जानकारियां हम आपको जो है वो अपने तरीके से अपनी सीमाओं में मर्यादाओं में रहकर आपको जरूर देंगे। आपको समझना होगा उस चीज़ों को, तो ये चीज़ भी हम आपको बताएंगे। अब मैं संजीव बेनीवाल की बात कर रहा था, तो गांधी बड़ी, छानी बड़ी, बेर, झांसल, सवाई छानी और राजपुरा वास में सभाएं संजीव बेनीवाल की आज ताबड़तोड़ देखी गई। और उसके बाद में फिर कस्बा में भी रात्रि को 10 बजे तक, जहाँ तक सीमाएं हैं वहाँ तक समय की पाबंदी है, जहाँ तक वो सभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो संजीव बेनीवाल के बाद अगर बात करें बलवान पूनिया की, तो बलवान पूनिया का भी ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान चल रहा है पूरी विधानसभा में, और वो भी करीब करीब आधा दर्जन के करीब गांव रोजाना कर रहे हैं, और वो भी कस्बे में भी जनसभाएं देर रात्रि को करते हैं। तो कणाऊ, जटान, हुणतपुरा, रासलाना आदि गांव में बलवान पूनिया की भी आज सभाएं हुई, और वो एक प्रकार से जो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रहे हैं या सामना कर रहे हैं, बड़ी चुनौती है ये उनके लिए, उससे पाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। उनको मुकाबले में बने रहना है, तो उनको अब रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको एक उनका बयान याद दिलाऊं आपको। पहले वो बोला करते थे अपने करीब करीब सभी संबोधनों में, ये सीट अब मैं उसको दूंगा। पहले तो उन्होंने हमारे कैमरे के सामने भी एक बार बोला था कि 20 साल लगातार राज करूंगा मैं बादरा क्षेत्र में, और अभी मेरे 2.5 साल हुए हैं, अभी 16.5 साल मेरे, अभी बहुत लंबा समय अभी मेरा बाकी पड़ा है। तो उन्होंने ये हमारे कैमरे के सामने कहा था, वो वीडियो भी वायरल हो रहा था। तो कुल मिला के बलवान पूनिया कहते थे कि जो मेरे से तेज दौड़ेगा, मेरे से ज्यादा विकास कार्य करके दिखाएगा, या मेरे से ज्यादा क्षेत्र की जनताओं का विश्वास जीतेगा, और मेरे से तेज दौड़कर गांव गांव, ढाणी ढाणी सबसे ज्यादा जनसभा और लोगों के बीच रहेगा, वही मेरा स्थान ले सकता है। तो क्या बलवान पूनिया के सामने संजीव बेनीवाल आज तेज दौड़ रहे हैं? लग रहा है क्या आपको? हम तो कुछ नहीं बताते, ये आप देखिएगा, और इनकी सभी की हम खबरें लगाते हैं हमारे दोनों ही चैनलों पर, यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर, और सभी की खबरें लगाते हैं। आप हमारे चैनल पर वीडियोस भी इनके देख सकते हैं, और 7 बजे में भी हम सभी के कार्यक्रम आपको बताते हैं, सभी की चर्चा यहाँ करेंगे जिनका चुनावी अभियान जोरदार चल रहा है। तो बलवान पूनिया भी लगातार अपना जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, और इसके अलावा जमकर एंटी इनकम्बेंसी उनके विरुद्ध विपक्षी दावेदार जो उम्मीदवार है वो सारे चला रहे हैं, और भ्रष्टाचार के आरोपों में भी वो लगातार गिरते जा रहे हैं, उनको जमकर घेरा जा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। भू माफिया, शराब माफिया, चंदन माफिया, डीजल माफिया, हथियार माफिया, और पता नहीं पानी चोरी माफिया और घटिया निर्माण आदि आदि किन किन मुद्दों को लिए ये नेता आगे बढ़ रहे हैं। सिंचाई पानी का मुद्दा सबसे ज्यादा सभी नेता बुना रहे हैं। तो ऐसे में कैसे पार पड़ेगी बलवान पूनिया की, जो कि विकास के मुद्दे पर सरपट आगे बढ़ रहे हैं? और कोई मुद्दा बलवान पूनिया के पास है या नहीं है, लेकिन विकास के मुद्दे के ऊपर बलवान पूनिया जो है वो अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 4 प्रमुख विधानसभाएं बादरा की ले लेते हैं। संजीव बेनीवाल भाजपा की टिकट मिल चुकी है, माकपा से तय है बलवान पूनिया। कांग्रेस की टिकट अभी आई नहीं है, जिसका इंतजार है।
तो मुख्य टक्कर परिदृश्य क्या रहेगा? जब तक कांग्रेस की टिकट का यहां निर्धारण नहीं होता है तब तक हम इसको एक बार रोकेंगे, क्योंकि कांग्रेस का जो टिकट है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है भादरा में। जो गैप है वो कम ज्यादा होगा, इसमें भी कोई कतई संदेह नहीं है। और जो नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर है, नंबर 5 पर है, उनके लिए भी बहुत बड़ा मायने की बात है, क्योंकि कांग्रेस की टिकट में 31 से अधिक दावेदार हैं और लगभग जो दावेदार चुनावी प्रचार कर रहे हैं वो कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव सिंह शेखावत कहीं कोई जनसंपर्क अभियान नहीं चला रहे हैं, कहीं कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकट की दौड़ में उनका नाम बार बार लिया जा रहा है। ये भी एक अजीब विडंबना है, लेकिन उसका खुलासा भी करेंगे जल्दी, उनसे साक्षात्कार भी हम करने वाले हैं। तो क्योंकि वो बड़े अहम किरदार है भादरा क्षेत्र के लिए, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब हम भादरा को एक बार छोड़ते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस की टिकट का निर्धारण या नहीं हुआ। नौर की बात करेंगे। अभिषेक मटोरिया को भाजपा टिकट मिल चुकी है, अमित चचाण को कांग्रेस की टिकट मिल चुकी है, और दोनों के बीच में आप विश्वास कीजिएगा कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर। आप विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये 100% जीत जाएगा। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी होती है, तरह तरह के आरोप लगेंगे, बलवान पूनिया पर भी यहां लगा रहा है विपक्ष, पर कितना सफल हो रहा है उसको लोग कितना पसंद मैटर है। नौर की जनता और भादरा, ये आप प्यार प्रेम स्नेह दुलार देना कतई नहीं भूलिएगा। और आज 27 अक्टूबर को 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था। समाज सुधारक थे भारत के बहुत बड़े। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। 1952 को आज अनुराधा पौंडवाल, जो कि भजनी, जो फिल्मी गीत है, भजन है, वो गाने के लिए ये मैसूर गायिका थी, उनका जन्म आज 1952 को आज के दिन हुआ था। उनके चाहने वाले उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। 1920 को आज ही के दिन KR नारायणन राष्ट्रपति रहे भारत के, उनका भी जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। और आज के दिन 1987 को विजय मर्चेंट क्रिकेटर का निधन हुआ था, तो धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि क्रिकेट की दुनिया के लोग, उनके चाहने वाले मना रहे हैं। और आज ही के दिन महेंद्र कपूर गायक जो है, बेहतरीन गायक थे, उनका भी निधन 2008 में हुआ था, उनकी भी पुण्यतिथि आज के दिन मनाई जा रही है। तो जल्दी से नौर से भाव बता देता हूँ मंडियों के, फिर मौसम का मिजाज बताएंगे। कल हमने छोड़ दिया था मौसम का मिजाज। चना के भाव 6025, ग्वार के भाव 5665, सरसों के भाव 5600 रुपये प्रति कुंटल, अरंडी के भाव 5625, मोट के भाव 6670, मूंग के भाव 8361 रुपये प्रति कुंटल, बाजरा के भाव 2226 और गेहूं के भाव 2665 रुपये प्रति कुंटल सर्वाधिक, और जौ के भाव 1935 रुपये प्रति कुंटल। सरसा मंडी में नरमा बिका है 7271, कपास बिका है 7880, जबकि आदमपुर मंडी में कपास बिका है 7945 रुपये प्रति कुंटल। और आज 27 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहा भादरा में, आसपास में, और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती रही। 100% बादल आसमान में छाए रहे, और सुबह सुबह और रात्रि को, देर शाम को ठंड, और दिन भर कुछ गर्मी का सा एहसास, यहाँ मिला जुला सा मौसम रहता है। और कल 28 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 22 से 30 दिन में, और लगभग 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर दिन में मैक्सिमम रहेगा। तो कुछ टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन का। 28 से 31 देर शाम को, और लगभग 70 से 100% बादल विभिन्न समय में सुबह और रात्रि को भी छाए रहेंगे। तो कमोबस कल भी दिन भर रात्रि तक इसी प्रकार का मौसम रहेगा। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, धमाकेदार समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।